हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं प्रगति क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, अपना पढ़ाई जो है कंटिन्यू कर रहे होंगे। आप जानते होंगे आपका पेट का एडमिट कार्ड भी आ चुका है, यूपी उत्तर प्रदेश पेट का, जो 7 और 8 है सितंबर में होने वाला है। तो आप लोग जो है, अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग अपनी पढ़ाई को जो है और तीव्र गति से जो है करने लगे होंगे, अच्छी गति जो है बढ़ा दिए होंगे, समय आप जो है बढ़ा दिए होंगे अपने पढ़ाई का। आप जानते होंगे हम जो है यूपी उत्तर प्रदेश पेट के लिए जो है अभी तक 7 सेशन जो है ले चुके हैं। किसके लिए? पॉलिटिक्स से संबंधित। और आपका ज्योग्राफी संबंधित भी 4-5 जो है सेशन हो चुका है। और ये आपसे कह सकता हूं जो आपका पेपर आने वाला है, जो लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास जो है इससे पूछा जाएगा, जो है उसको ये जो है इस डिस्कशन के माध्यम से आप पूरा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पूरा बेसिक से लेकर के जो है बेसिक चीजें जो है पूरा बताया जाता है कि क्वेश्चन किस तरह से जो है हर एंगल से कहने का मतलब क्वेश्चन को कवर कर दिया जाता है। दोस्तों, इसीलिए सेशन लास्ट तक देखा करिएगा, और देख करके आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बैठेंगे, जब पेपर हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से जो मेरा जो डिस्कशन कराया गया है उससे आपका क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो दोस्तों जो है आज हम लोग इसी के तहत जो है पेट के लिए जो है 8वें डिस्कशन के तहत जो है सेशन के तहत आज पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों बताइए, बंगाल जो है आप जानते होंगे, बंगाल पहली बार जो है बंगाल में पहली बार गवर्नर जनरल का शासन आया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो है पहली बार जो है गवर्नर जनरल का पद आया था भारत में। तो आपको ये बताना है पहला गवर्नर जनरल जो है किससे बनाया गया था। विकल्प में आपके सामने है लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड लिटन को, लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स को, लॉर्ड क्लाइव को। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग बताइए किसको जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो सही उत्तर आपका रहेगा दोस्तों लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स को जो है, इसको दोस्तों लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स को जो है पहला जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसी के तहत जो है 1774 में इसको बनाया गया था, और 1775 तक जो है इसका पद जो है था। कितना? 1785 तक, 75 शायद बोल दिए, 85 रहेगा। 1774 में इसको बनाया गया था और 1785 तक इसका पद था। और आपको जो है हम संवैधानिक विकास में ये भी बताए थे कि 1785 के बाद जब इसका पद खत्म हुआ तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बनाने के लिए जो है भेजा जाने लगा। तो वो सीधे कहा कि हम जो है सिर्फ गवर्नर जनरल के पद के साथ नहीं जाएंगे, हमें जो है सेना का सर्वोच्च कमांडर का पद भी जो है चाहिए, सेनापति का पद भी चाहिए। हालांकि बाद में उसको जो है सेनापति के पद के साथ जो है भारत में गवर्नर जनरल बना करके भेजा गया था, बंगाल का गवर्नर जनरल बना करके भेजा गया था। तो बात आपको ध्यान रखना। देखिएगा अब यहाँ आपको जो है कुछ बातें याद रखना है जो आपसे आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपसे पूछे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल तो 1774 में बना था लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स। ये गवर्नर जनरल जो था इसका पद जो है चलता था, चल रहा था धीरे धीरे करके। फिर एक समय आएगा 1833 है, 1833 में जो है आप जानते होंगे अधिनियम भी आया था, 1833 का अधिनियम। उसके तहत जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। किसको बनाया गया था? ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल का पद था, ये इसको जो है भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था 1833 में, भारत का गवर्नर जनरल। और भारत का पहला गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग को जो है बनाया गया था। किसको दोस्तों? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आपको पूछा गया है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग को जो है भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। और यही चीज आपसे ये भी पूछा जाता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल यही था। पॉइंट कंफ्यूज नहीं करना है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके जो जो भी बता रहे हैं। अब 1833 में क्या हुआ? बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कर दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब और ये चीज और आप देखिएगा, इसको थोड़ा सा मिटाने दीजिए। अब आएगा आपको जो है 1857 की क्रांति। उसके तहत जो है कंपनी के शासन को जो है आप खत्म कर दिया गया था।
अब ब्रिटिश क्राउन का शासन जो है आ गया था। किसका शासन आ गया था दोस्तों? ब्रिटिश क्राउन का। कब कब से कब तक था? तो 1858 से लेकर के जो है 1947 तक जो है 1947 तक ये तक क्या था? ब्रिटिश क्राउन का शासन था, ब्रिटिश ताज का शासन था। उसके तहत जो है 1858 में जो है जो ये पद था आपका, जो अभी कह रहे हैं भारत का गवर्नर जनरल पद बनाया गया था, इसको जो है रिप्लेस करके जो है भारत का वायसराय कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? भारत का वायसराय। वायसराय मतलब होता है ब्रिटिश ताज का जो है प्रतिनिधि होता था। कब कर दिया गया? 1700 जब 1857 की जब क्रांति हुई तब ये कर दिया गया था। और जब ये भारत का वायसराय बनाया गया था तो आप जानते होंगे 1857 में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब 1857 की क्रांति हो रही थी तो गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग जो है उस समय कौन था? गवर्नर जनरल था। कौन था दोस्तों? कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग। और अभी तक यहां तक जो है ये पद किसके नाम से था? भारत के गवर्नर जनरल के पद के नाम के था। जो ये 1833 में बनाया गया था भारत का गवर्नर जनरल, ये जो है 1833 तक 1858 तक आपका चलता रहा। और 1858 में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? इसको वायसराय के जो है वायसराय के रूप में इसको रिप्लेस कर दिया गया। तो आपका आपसे ये भी क्वेश्चन पूछे कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था दोस्तों? ये देखिएगा, लॉर्ड कैनिंग। क्यों? क्योंकि यहां से इस पद को जो है वायसराय के रूप में रिप्लेस कर दिया गया है। तो अब पूछे भारत का पहला वायसराय, भारत का पहला वायसराय, तो भारत का पहला वायसराय है, वायसराय, तो ये कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला विकल्प जो है इसीलिए आपसे जो है पूछा जाता है। 1856 से 1862 तक इसका पद था। 1856 से 1862। देखिए अब 56 में जो है ये आया, 57 में क्या हुआ? 1857 की क्रांति हुआ, और फिर ये 1862 तक जो है अपने पद पर था। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ जो है आजादी के बाद आजादी के आसपास चलते हैं। यहाँ तक तो आपको नोट करना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आजादी जो है हम जानते होंगे, हमारा देश जो है 15 अगस्त 1947 को जो है स्वतंत्र हुआ था। स्वतंत्र हुआ था तो उस समय जो है भारत का गवर्नर जनरल भारत का कह रहा ना कि भारत का भारतीय कह रहा है। तो जब देश स्वतंत्र हुआ था तब उस समय जो है स्वतंत्रता के बाद जो है, स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल, भारत का पहला गवर्नर जनरल है, तो ये कौन था? ये था लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था दोस्तों? लॉर्ड माउंटबेटन। याद रखना है। आप जानते होंगे लॉर्ड माउंटबेटन जो है इस जब ये आया था 1947 में माउंटबेटन योजना, तो इसी को जो है 3 जून योजना या मन बाटन योजना कहते हैं। इसी के तहत जो है भारत और पाकिस्तान जो है 2 स्वतंत्र देश बन गए थे। तो ये कौन था? जब ये और यही जो है दोनों देशों के स्वतंत्रता दिवस में जो है गवर्नर जनरल के रूप में जो है भाग लिया था। लॉर्ड जो है माउंटबेटन था पहला, जब स्वतंत्र हुआ था तब ये जो है गवर्नर जनरल तभी था। और इसको हटा करके जो है भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल, यानी यहां सीधे कहिएगा स्वतंत्र भारत का, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल। तो ये कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। कौन थे दोस्तों? सी राजगोपालाचारी, जो मद्रास के जो है गवर्नर जनरल थे। तो यहां तक तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल, क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और यहाँ एक बात और ध्यान रखना, सी राजगोपालाचारी यहाँ थे। उसके बाद जो है 1950 में जो है 26 जनवरी 1950 को देश क्या हुआ था? गणतंत्र बन गया था। यहाँ जो है राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था। और उसके तहत जो है इस सी राजगोपालाचारी जो भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, इनका पद जो है रिप्लेस करके
भारत के राष्ट्रपति पद से जो है क्या कर दिया गया दोस्तों, रिप्लेस कर दिया गया। तब से लेकर के आज तक जो है भारत का जो भारत में जो है गवर्नर जनरल नहीं, तब से प्रेसिडेंट का पद जो है भारत में है। और स्वतंत्र भारत के पहले प्रेसिडेंट कौन थे, तो आप जानते होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है लगातार 2 टर्म के लिए जो है यानी 10 साल के लिए क्या थे, हमारे प्रेसिडेंट के रूप में कार्य किए थे। तो दोस्तों जो भी बात आपका बताया गया बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत महत्वपूर्ण था, ये कह सकते हैं। ये क्वेश्चन में देखिएगा आपका इतना डिस्कशन हुआ जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो आपको क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, किसी भी एग्जाम में जिसमें जो है जीएस आपका पूछा जाता है। अगला है भारत के संविधान में जो है जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है, यानी व्हाट इज इंक्लूडेड इन पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो किसमें जो है शामिल किया गया है, आपको ये भी बता देते हैं कि आर्टिकल है 243 सॉरी 247 ना कि 243 247 के तहत जो है हमारे यहाँ शासन करने के लिए 3 सूचियों को जो है 3 सूचियों में जो है बांटा गया है शासन को। एक होता है संघ सूची आपका, एक होता है आपका जो है समवर्ती सूची, इसे यूनियन लिस्ट कहते हैं। एक होता है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची जिसे आपका जो कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। एक होता है आपका राज्य सूची जिसे आपको जो है स्टेट लिस्ट आपका कहते हैं। तो इन जो है सूचियों के माध्यम से जो है लिस्ट के माध्यम से क्या होता है, शासन होता है और बंटवारा किया जाता है कि किस विषय पर जो है कार्य करने का अधिकार किसका है, किस विषय पर कार्य करने का अधिकार संघ का है, किस पे राज्य का है, और किस विषय पर कार्य करने का जो है अधिकार दोनों को मिला करके है। और कुछ विषय ऐसे हैं जिसको आर्टिकल 243 के तहत सॉरी देखिए 243 याद आ रहा पता नहीं क्यों, आर्टिकल 246 के तहत जो है क्या है दोस्तों, इसको रेजिड्यू पावर में रखा गया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसे कहते हैं रेजिड्यू पावर को कहते हैं अवशिष्ट शक्तियां, यानी जो शक्तियां इन तीनों विषयों में नहीं बांटा गया है उसको जो है उठा करके अवशिष्ट शक्तियों में बांट दिया गया है आर्टिकल 248 के तहत। 46 नहीं 48 है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। 46 नहीं 48 है। 248 के तहत क्या कर दिया जाता है, अवशिष्ट शक्तियों में जो है बांट दिया जाता है और मतलब उसको रख दिया जाता है। जैसे मान लीजिए साइबर क्राइम हो गया, तो ये साइबर अपराध जो है किसी सूची में नहीं रखा गया है, तो इसको जो है गवर्नर जनरल के अधिकार के रूप में यानी प्रेसिडेंट के अधिकार के तहत या संसद के अधिकार के रूप में जो है इसको रख दिया जाता है। तो याद रखना है। और इसमें अगर देखेंगे जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो है ये आपका जो है सॉरी ये देखिएगा राज्य सूची का विषय है। किसका विषय है, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन जो है ये आपके राज्य सूची का विषय है। जब आपका कोरोना वायरस आया था तो कोरोना वायरस के बाद ये चर्चा बहुत होने लगा था कि जो पब्लिक हेल्थ है यानी जो जन स्वास्थ्य है उसको समवर्ती सूची में कॉन्करेंट लिस्ट में रख दिया जाना चाहिए। यहाँ तक कि जो फाइनेंस कमीशन होता है, वित्त आयोग होता है, वो भी अपने रिपोर्ट में ये कहा था कि पब्लिक हेल्थ को जो है कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया जाए। हालांकि अभी तक जो है प्रेजेंट टाइम तक ये जो है आपके स्टेट लिस्ट में शामिल किया गया है। अगला प्यारे दोस्तों देखिएगा, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है ये किसके अंतर्गत रखी गई है ये आपको बताना है। पहला इनमें से कोई नहीं, या राज्य के नीति तत्व या मौलिक कर्तव्य या मूल अधिकार। तो अगर देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था तो इसको जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में रखा गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के रूप में रखा गया है, जो आपके जो है डीपीएसपी मतलब आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। पार्ट 4 में आपके जिक्र किया गया है। किसमें किया गया है मित्रों, पार्ट 4 में किया गया है। आर्टिकल आपका जो है 36 से लेकर के 51 तक जो है इसका जिक्र किया गया है। किसका, डीपीएसपी का। यहाँ याद रखना है, ये सरकार का कर्तव्य बताता है कि सरकार का क्या कर्तव्य है, सरकार को क्या करना चाहिए, तो यहाँ रखा गया है। इसी के तहत आप देखेंगे आर्टिकल 40 आपका है, आर्टिकल 40 है। इसमें क्या कहा गया है कि राज्य जो है राज्य से प्रयास करेगा कि पंचायतों की स्थापना हो सके। तो किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 40 में कहा गया है। 40 में जो है कहा गया, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है
पंचायतों के गठन संबंधित जो आर्टिकल्स कहाँ कौन सा है, तो आपका 40 आर्टिकल्स है, आर्टिकल 40 है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ये जो है गांधीवाद इसको सिद्धांत कहा जाता है, गांधी जी इसके जो है बहुत पक्ष में थे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। और 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा जो है आपके पंचायतों को और नगर निगमों को जो है संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। इन्हें जो है जो शासन है उसके थर्ड लेवल का जो है थर्ड लेवल का जो है शासन बना दिया गया था। जैसे पहले हमारे यहाँ दो ही लेवल पर जो है कार्य करते थे, जैसे एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार। जब ये पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला तो हमारे यहाँ शासन जो है त्रिस्तरीय शासन हो गया। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, यानी संघ सरकार, राज्य सरकार और जो है पंचायती राज स्तर पे जो है त्रिस्तरीय सरकार है। और इसके तहत जो है भाग 73वें संविधान संशोधन के तहत जो पंचायत है उसके लिए जो है आपके भाग 9 को जोड़ा गया। और उसके तहत है इसके लिए पंचायतों के लिए जो है अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें आपके 29 विषय हैं। और अगर देखेंगे तो 9B भाग 9B पार्ट 9B आपका जो है ये नगर पालिकाओं के लिए जोड़ा गया, जिसके लिए जो है आपके 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 12वीं अनुसूची में आपके 18 विषय हैं। तो ये हमको लग रहा है अब ये आपका पंचायती राज सिस्टम, इससे भी कंफ्यूजन आपको नहीं रह गया होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। तो किसने जो है उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, यानी who among the following moved the objective resolution in the constituent assembly। तो किसने जो है रखा था ये आपको बताना है। PN राव, BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो बताइए आप लोग जो है किसने जो है उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में रखा था, इंट्रोड्यूस किया था। तो सही उत्तर आपका रहेगा जवाहरलाल नेहरू जी जो है इसको रखे थे। यही जो है उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था ये प्रियम्बल के रूप में जो है उद्देशिका के रूप में, प्रस्तावना के रूप में हमारे संविधान में लागू हुआ था बाद में, संविधान लागू होने के बाद। तो 13 दिसंबर 1946 को जो है ये उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। तो ये बात आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की जो है अल्पसंख्यकों के हित निहित है, यानी इन व्हिच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस आर द इंटरेस्ट ऑफ मिनॉरिटीज इंश्राइंड। तो बताइए किसमें जो है निहित है, इंश्राइंड है। तो 29 में, 24 में, 21 में, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर इसको देखेंगे तो हमको लग रहा है आप लोग वैसे ही बता देंगे। देखिए अनुच्छेद 21 में जो है ये क्या है, जीवन जीने की स्वतंत्रता दी गई है। तो ये आपका होगा नहीं। अनुच्छेद 21 में जीवन जीने की स्वतंत्रता के बारे में है। अनुच्छेद 24 जो है पहले 23 और 24, 23-24 में जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। क्या दिया गया है दोस्तों, शोषण के विरुद्ध है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन दिया गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। जिसमें 23 में है जो बलात्श्रम है उसको जो है रोकना है। और 24 आर्टिकल्स में ये कहा गया है जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको जो है खतरनाक कार्यों में कार्य नहीं करने देना है, हजारडस वर्क जो है नहीं करने देना है। और आपका 29 जो है आर्टिकल 29 यही आपका सही रहेगा। ये आपके जो है अल्पसंख्यकों को यह अधिकार देता है कि अपने शिक्षा और संस्कृति को जो है बढ़ावा दे सकें। और 30 के तहत जो है ये कहा गया है, आर्टिकल 30 के तहत जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, माइनॉरिटीज हैं, ये अपने शैक्षणिक संस्थाओं को जो है चला सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, यानी ये क्वेश्चन आपका आर्टिकल 29 रहेगा। अगला है, शिक्षा का अधिकार जो है मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। ये पूछ रहा है आपका जो राइट टू एजुकेशन है, इज ये फंडामेंटल राइट्स व्हिच इज रिलेटेड टू। तो इसमें से जो है जो मौलिक अधिकार बनाया गया है शिक्षा के अधिकार को, किससे रिलेटेड है। आर्टिकल जो है 29, 30 से, 19 से, या 21A से। दोस्तों इसको बताना है आपको
जो शिक्षा का अधिकार है, मौलिक अधिकार, ये किससे संबंधित है? तो ये आप जानते होंगे। इसको जो है अनुच्छेद 21A से जो है हमारा जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं, 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं, उनको जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है प्रदान किया गया था। वो भी कब प्रदान किया गया था? 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 द्वारा। कब किया गया था? 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जो है हमारे संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ करके जो है शिक्षा को जो है मौलिक अधिकार बना दिया गया था। और इसी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है पार्ट 4A में, उसमें जो है क्या किया गया था? 51A जोड़ करके जो है 51A जोड़ करके क्या किया गया था दोस्तों? 11वां मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ दिया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि हर माता पिता का, हर गार्जियन का ये कर्तव्य होगा कि वो जो 6 से 14 वर्ष के उनके बच्चे हैं उनको जो है पढ़ाई का अवसर प्रदान किया जाए, पढ़ने का जो है अवसर प्रदान किया जाए। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है, बातें जो है स्पष्ट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कंफ्यूजन भी आपसे करे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला कह रहा है भारत के संविधान के अनुसार जो है लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो अगर देखेंगे इसके तहत तो ये क्वेश्चन आपका शायद पूछा भी जा चुका है। पूछ रहा है कि जो है जो लोकसभा के मेंबर होते हैं अधिकतम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? तो 552, 50, 40, 30। तो इसमें से अगर चारों विकल्प देखेंगे तो कितना हो सकते हैं? दोस्तों यहाँ आपको ध्यान रखना है 2019 जब था, 2019 तक ये इसकी संख्या जो है 552 थी। कब तक? 2019 तक। 2019 में जो है सरकार द्वारा 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था। कब लाया था? 2019 में। इसके तहत क्या किया गया? लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को जो है नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी। किसकी? एंग्लो इंडियन की नियुक्ति जो है प्रेसिडेंट द्वारा की जाती थी, उसको जो है रिप्लेस कर दिया गया, उसको हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि जनसंख्या इनकी बहुत कम बची थी, तो इसको हटा करके जो है क्या कहा गया कि अब ये जो 2 लोगों की नियुक्ति होती थी लोकसभा में जो प्रेसिडेंट करते थे, और जो विधानसभा में होता था, लेजिस्लेटिव असेंबली में होता था, राज्यपाल 1 लोगों की नियुक्ति करते थे। ये संख्या जो है अब समाप्त कर दी जाएगी, अब इनकी नियुक्ति नहीं होगी। तब से लेकर के ये संख्या 2 घटा लीजिए, यानी पहले इस संख्या को जो 552 थी, 19 में जो है इसको घटा करके 2 कम कर दिया गया, यानी प्रेजेंट टाइम में हमारे लोकसभा में अधिकतम 550 मेंबर हो सकते हैं। और अगर और इसको विस्तार करेंगे तो अगर देखेंगे तो 530 आपके जो है 530 राज्यों से हो सकते हैं, स्टेट से हो सकते हैं, और जो 20 सदस्य बचे हैं 550 में से, इसको जो है ये यूनियन टेरिटरी से हो सकते हैं। तो यहाँ जो है कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। कंफ्यूजन अगर आपसे करे, अगर बहुत लोग हैं जैसे ये लोग मानने को तैयार नहीं होते कि ये संख्या 552 से कम हुई है, लेकिन निश्चित रूप से अगर संविधान संशोधन कर दिया गया है तो ये दो जो आंग्ल भारतीय की नियुक्ति होती थी एंग्लो इंडियन की, इनकी संख्या अब जो है इनकी नियुक्ति नहीं होती, तो ये संख्या आपका घट जाएगा, यानी आपका जो है 550 सदस्य जो है मैक्सिमम हो सकते हैं। तो ये आपका कौन सा सही रहेगा? बी सही रहेगा। याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अगला है इनमें से कौन सा देश जो है सार्क का सदस्य नहीं है? तो ये एक संगठन है दोस्तों, सार्क, जिसे कहते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये जो है 1985 में जो है स्थापित किया गया था। जब स्थापित किया गया था तो इसमें 7 देश थे, लेकिन 8वें देश के रूप में अफगानिस्तान को इसमें जो है शामिल कर दिया गया था। तो इसमें पूछ रहा है इसका सदस्य नहीं है। तो अभी इसके बारे में हम आपको 8 सदस्य अगर बता देते तो आप लोग जो है जान जाएंगे कि इसमें से कौन नहीं है। तो इसके प्रेजेंट टाइम में 8 मेंबर हैं, हालांकि इसमें जो है पाकिस्तान भी शामिल है। इसके वजह से इसका मीटिंग वगैरह बहुत ज्यादा नहीं हो पाती है, लेकिन इसको देख लीजिएगा। एक आपका अफगानिस्तान इसका मेंबर है जो बाद में सबसे जुड़ा है, इसको ध्यान रख लीजिए क्योंकि जो है कई बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। दूसरा आपका उसका पड़ोसी पाकिस्तान, तीसरा आपका जो है इंडिया यानी भारत, चौथा आपका नेपाल, पांचवा है आपका भूटान,
छठवां आपका जो है बांग्लादेश, सातवां आपका जो है कौन सा रहेगा दोस्तों, सातवां आपका श्रीलंका, आठवां आपका जो है मालदीव। यही 8 जो है सदस्य इसके क्या है, इसके सदस्य हैं सार्क के। तो देखिएगा अगर इसको देखेंगे तो आपका कौन इसमें शामिल नहीं है। नेपाल भी आपको बता दिए, बांग्लादेश भी बता दिए, अफगानिस्तान भी बता दिए, यानी म्यांमार जो है इसका सदस्य नहीं है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये 1985 में स्थापित किया गया एक संगठन था और इसका हेडक्वार्टर नेपाल के काठमांडू में है। कहाँ है, काठमांडू में है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है भारत के संविधान में इसमें से क्या जो है राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। तो अगर इसमें देखेंगे तो राज्य सूची में जो है क्या सम्मिलित नहीं है, दंड प्रक्रिया संहिता, जेल, कानून और व्यवस्था, पुलिस। तो अभी जो है हम संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के बारे में पूरा आपको बता दिए। आर्टिकल 247 के तहत जो है ये सूचियों को बांटा गया है 3 सूची में, जो 7वीं अनुसूची में आपके जो है दिया गया है इसके बारे में। तो अगर इसमें से पूछ रहा है कि इसमें राज्य सूची में कौन शामिल नहीं है, यानी या तो ये समवर्ती सूची में इसमें से एक शामिल है और या तो जो है संघ सूची में शामिल है लेकिन राज्य सूची में शामिल नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पुलिस जो है स्टेट, हर स्टेट का अपना पुलिस होता है, तो ये जो है आपका राज्य सूची का विषय हो गया। जेल भी आपका जो है स्टेट गवर्नमेंट ही देखती है, दो तो आपको किसी भी कीमत में नहीं हो सकता है। और कानून और व्यवस्था भी जो है स्टेट सरकार जो है मेंटेन करती है, लॉ एंड ऑर्डर जो है स्टेट सरकार मेंटेन करती है। तो अगर देखेंगे दंड प्रक्रिया संहिता जो है जिसके माध्यम से जो है दंड दिया जाता है किसी अपराध के लिए, ये आपके जो है कॉन्करेंट लिस्ट में है। किसमें है दोस्तों, ये आपके जो है समवर्ती सूची में जो है कॉन्करेंट लिस्ट में है, समवर्ती सूची में आपके शामिल किया गया है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स किसमें है, समवर्ती सूची में है। अगला है भारत के संविधान में इसमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। सॉरी, ये क्वेश्चन आपका हो गया से। कह रहा निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, यानी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेन फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान का जो है मुख्य विशेषता इसमें से क्या नहीं है, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का वितरण, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, अर्ध संघीय संरचना। तो इसमें से जो है भारतीय संविधान की विशेषता क्या नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। तो अगर देखेंगे तो भारत का जो संविधान है सबसे जो है लंबा लिखित संविधान है, सबसे विस्तृत है और संविधान यहाँ सर्वोच्च है, ये भी बात सही कहा गया है। यहाँ शक्तियों का वितरण किया गया है, कोई एक जगह शक्ति जो है केंद्रित नहीं है। और अर्ध संघीय संरचना जो है ये भी है, केसी हुएर जो है भारत के संघ को जो है अर्ध संघीय संरचना जो है बताए हैं। और यहाँ जो है जो हमारी न्यायपालिका है वो प्रतिबद्ध न्यायपालिका नहीं है, यानी कमिटेड जस्टिस नहीं है, ये चीज आपका सही नहीं रहेगा। यहाँ जो हमारी न्यायपालिका होती है वो स्वतंत्र जो है न्यायपालिका है, क्या है, इंडिपेंडेंट जो है जुडिशरी है हमारे यहाँ। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भारत में जो है आर्थिक सुधार 1991 के दौरान जो है प्रधानमंत्री कौन थे। तो अगर ये देखा जाए तो ये आपका इकोनॉमी का भी क्वेश्चन हो जाएगा, जिसमें पूछ रहा है जब आर्थिक सुधार हुआ था, एलपीजी मॉडल अपनाया गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन मॉडल अपनाया गया था, तब जो है प्रधानमंत्री कौन था। तो ये जो है आपके प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। ये जो है 1991 से लेकर के जो है 1996 तक जो है ये देश के प्रधानमंत्री थे। ये जो है तेलंगाना से जो है आते थे और ये आर्थिक सुधार जब हुआ था 1991 में तो देश के प्रधानमंत्री थे। और मनमोहन सिंह उस समय क्या थे, ये जो है क्या थे दोस्तों, ये आपके वित्त मंत्री थे। ये बात आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए जो है निर्देशित करता है।
तो अभी मैं आप इसके बारे में पूरा डिटेल्स में आपको बता दिया। अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायतों की स्थापना से संबंधित बात किया गया डीपीएसपी में। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में है और किस भाग में, अगर पूछे तो आपके जो है राज्य के नीति तत्व यानी डीपीएसपी में आपके जो है वर्णन किया गया है ग्राम पंचायतों के स्थापना से संबंधित प्रोविजंस। अगला है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था। तो अगर देखेंगे यानी हु प्रपोज्ड द आइडिया ऑफ थ्री टायर पंचायती राज सिस्टम। तो कौन जो है पंचायती राज व्यवस्था का जो है त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को जो है अपनाने के लिए कहा था। तो इसमें अगर चारों में से देखेंगे तो आपके जो है बलवंत राय मेहता समिति आएगी, जो आपके 1957 में जो है स्थापित की गई थी। ये जो है बलवंत राय मेहता जी पहली बार पंचायती से संबंधित जो है समिति बैठी थी। इन्होंने जो ये कहा था कि आपका पंचायत स्तर पे एक जो है सिस्टम होना चाहिए, और दूसरा आपका ब्लॉक लेवल पर, पंचायत स्तर पर पहला, ग्राम सभा स्तर पे भी कह सकते हैं, और तीसरा जो है जिला स्तर पे, जिसे जिला पंचायत कहते हैं और इसे क्षेत्र पंचायत कहते हैं। तो 3 स्तरों पे जो है आपका क्या होना चाहिए, पंचायती राज व्यवस्था होना चाहिए। और जो अशोक मेहता समिति है, ये भी आपका जो है अशोक मेहता समिति भी आपके जो है 1977 में स्थापित किया गया था इमरजेंसी के दौरान जो है। ये भी आपकी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है अशोक मेहता समिति। लेकिन यहाँ ये बहुत ध्यान देना है कि जो अशोक मेहता समिति था ये आपके जो है 2 टायर सिस्टम के लिए जो है गठित किया गया। मतलब ये अपना जो है रिपोर्ट दिया था जिसमें ये कहे थे कि जो है 2 टायर सिस्टम होना चाहिए, जो है पंचायती राज व्यवस्था का जो है द्विस्तरीय जो है पंचायती राज व्यवस्था होना चाहिए। किसने कहा था, अशोक मेहता समिति ने कहा था। तो याद रखना है, दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण है। समितियों का जो है सन भी पूछ लेता है कई बार। अगला कह रहा निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को जो है आर्थिक न्याय प्रदान करता है। तो इसमें चारों में से जो है भारतीय नागरिकों को जो है आर्थिक न्याय क्या प्रदान करता है। तो डीपीएसपी या मौलिक कर्तव्य या मौलिक अधिकार। तो अगर देखेंगे दोस्तों तो आपका जो डीपीएसपी है, राज्य के नीति तत्व है, ये जो है नागरिकों को इकोनॉमिकली जो है आजादी देता है, आर्थिक रूप से स्वतंत्रता देता है। आर्थिक न्याय जो है, स्वतंत्रता नहीं कहेंगे, आर्थिक न्याय देता है, इकोनॉमिकली जस्टिस जो है प्रोवाइड करता है। अगला अगर पूछा जाए आपसे धर्मनिरपेक्षता से क्या अभिप्राय है, जिसे कहते हैं सेकुलरिज्म। तो अगर देखेंगे तो ये हमारे संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा हमारे संविधान के प्रस्तावना में जो है जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था, समाजवाद जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्षता यानी पंथ निरपेक्षता जोड़ा गया था, सेकुलरिज्म जोड़ा गया था और अखंडता जोड़ा गया था। तीनों शब्द जोड़े गए थे। तो अगर देखेंगे उसका मतलब होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। क्या होगा, राज्य का अपना धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों को ये जो है संरक्षण देगा। तो धर्म में जो है हस्तक्षेप ना करना, अगर इसमें देखा जाए विकल्प के हिसाब से, तो सबसे सही आपका जो है यही आपका विकल्प आएगा। दोस्तों आज का जो आपका डिस्कशन था वो यहीं पर समाप्त होता है। हम लोग दोस्तों नए सेशन में मुलाकात करेंगे। जल्द ही आपका पूरे पॉलिटी का मैराथन जो है होने वाला है, आपको अनाउंस कर दिया जाएगा। शायद वो सही दिन आपका संडे ही पड़ेगा, हमको लग रहा है जहां तक। तो संडे को हो सकता है पूरे जो है पॉलिटी का आपका मैराथन कर दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, आप जो है अगर उसको देख लेंगे तो पूरा आपका जो है पूरा आपका वहीं से कवर हो जाएगा और उससे बाहर शायद जो है क्वेश्चन आपका बन पाए। तो फिर दोस्तों नए सेशन में मुलाकात करेंगे, तब तक अपना पढ़ाई कंटिन्यू करिएगा। थैंक यू।